नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और दोस्तों आज है 7 दिसंबर और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही हमारा ये मेंस का आंसर राइटिंग क्वेश्चन है। और आप सबको मतलब टैगलाइन देख के, थंबनेल देख के पता चल गया होगा वीडियो का कि ये जो कंटेंट है, मतलब ये जो चीज़ है डेटा सुरक्षा, ये कितना ज़्यादा चर्चा में रहा था, है ना। तो आपको पता ही चल गया होगा और अभी भी कितना ज़्यादा चर्चा में है। तो हम इसकी शुरुआत से बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये बिल अभी अपने शीतकालीन सत्र में लाया जा रहा है, जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। तो आपको पता है संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, एक ग्रीष्मकालीन, एक मानसूनी सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। तो जो शीतकालीन सत्र है हमारा, अच्छा ये बताइए कि संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, सबसे छोटा जो होता है वो कौन सा सत्र है। ठीक है, तो ये जो हमारा अब शीतकालीन सत्र है जो 29 तारीख से शुरू हो रहा था, उसमें मतलब होने वाला है, उसमें लाया जा रहा है। ठीक है, तो डेटा सुरक्षा अपन से ना, मतलब पूरा बिल तो नहीं पूछ सकते क्योंकि पूरा बिल तो 200-250 पन्नों का होता है, इतना बड़ा होता है। हमें या तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि डेटा सुरक्षा बिल या फिर डेटा संरक्षण विधेयक से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख प्रावधान बताइए, है ना। और या फिर ये चर्चा में किस लिए है, ये चर्चा में किस लिए है वो पूछा जा सकता है। तो मैंने आज यहाँ पे वही बातें लेने की कोशिश करी है कि जिन बातों पे विवाद उठा है ना, अभी जिन बातों पे विवाद हुआ है ना, वही चर्चा में है। और अगर हाँ हमसे कुछ पूछा भी जाता है तो हम इन्हीं बातों को, जैसे ऐसे पूछा जाता है डेटा सुरक्षा विधेयक के बारे में बताइए, तो भी हम इन्हीं बातों को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इस एक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो यही होंगे, है ना। और बिल आने से पहले ही विवाद उठना शुरू हो गया है। देखते हैं क्या होता है। बिल का तो पास तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सालों से लाने की कोशिश की जा रही है, तो पास तो हो जाना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ना शुरुआत यहाँ से करेंगे। वैसे तो देखो मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, डेटा सुरक्षा विधेयक 2021 में विवाद के कारण बताइए, है ना, जिन बातों पे अभी विवाद चल रहा है। और ये मैंने 100 शब्दों में बनाया क्योंकि मतलब क्वेश्चन आंसर इतना बड़ा हो जाएगा, मुझे लगा क्या लिखूँ क्या छोड़ूँ, तो मैंने बड़ा आंसर बना दिया। तो मतलब 5 का आएगा तो भी आप संभाल लेना। इसी में से अपन को 5 चीज़ें, मतलब 5 ही पॉइंट है वैसे तो जिन पे विवाद है, वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे वो बातें बताने की कोशिश करिए कि कहाँ से विधेयक शुरू हुआ था, क्यों लाया गया था, है ना, वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करिए। इसलिए मैंने ये 100 शब्दों का बना दिया। ठीक है, अगर बाकी 50 वर्ड्स का आता है तो नीचे के जो 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं सिर्फ डायरेक्ट मेंशन करके, मतलब डायरेक्ट बिना किसी इंट्रोडक्शन के 5 शब्दों वाले में 50 वर्ड्स वाले में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो डायरेक्ट वहीं से शुरू कर देना आप। ठीक है, तो भारत में वर्ष 2017 में निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने के पश्चात ही डेटा संरक्षण लाने पर विचार शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है, बात है 2017 की। 2017 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था अपने यहाँ पे, आप सबको पता होगा, पुट्टा स्वामी केस। और पुट्टा स्वामी केस में क्या किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी को हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्या निजता के अधिकार को, कौन से अधिकार को, निजता के अधिकार को हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। कब की बात है ये? 2017 की बात है। तो जब निजता का अधिकार, मतलब हमारी प्राइवेसी हमारा मूल अधिकार हो गई, फंडामेंटल राइट हो गई, तो हमारी प्राइवेसी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें किसी और से छेड़छाड़ नहीं करी जाए, और इन्हीं में अपना आता है डेटा, है ना। तो आप सबको पता होगा कि डेटा, मतलब वैसे पहले भी मैं इन मुद्दों पे कई सारे वीडियो ला चुकी हूँ, तो आपको पता ही होगा वैसे कि डेटा आखिर होता क्या क्या होता है, डेटा ब्रीच क्या होता है ना, कि डेटा चुराना होता क्या है। जैसे कि हम अभी अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे गए और आपने अपने लिए एक वॉच मतलब सर्च करी कि आपको एक वॉच लेनी है ना। तो वॉच सर्च कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि ठीक है, आपने 50, 100, 200 वॉच देख ली और आपने सोचा कि नहीं अभी नहीं ले रहा, डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, बाद में लेता हूँ। ठीक है, अब कुछ देर हो गई, वहाँ से आपने सब कुछ बंद कर दिया। कुछ देर बाद में आप फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, और फेसबुक पर आपको ऐड मिलते हैं उसी वॉच के, है ना। ये बात सही है, मिलेंगे आपको ऐड। यहाँ तक कि आप अपना, जैसे मैं अभी पीडीएफ खोलती हूँ ना, मेरा पीडीएफ, उसमें भी उसी चीज़ों के ऐड मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर जो हम सर्च करते हैं, जो हम देख रहे होते हैं। तो भाई मैंने तो फ्लिपकार्ट खोला था, अब फेसबुक पे ये ऐड कैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये हो गया हमारा डेटा ब्रीच, मतलब कि हमारे फ़ोन में जो भी हम सर्च कर रहे हैं वही चीज़ें
चीज़ें हमें दिखाई जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारा डेटा चुरा रहा है ना। तो यही होता है डेटा ब्रीच की, मतलब किसी भी चीज़ों के द्वारा, मतलब हम कुछ भी, ये आप सब लोगों ने जनरल वे में देखा होगा कि हमारा डेटा चुराया जाता है। अभी बहुत सारे सरकार पे भी पिछले सेशन में, मतलब जो संसद का सत्र था पिछला, उसमें कितने इल्ज़ाम लगे थे डेटा चुराने के एंड ऑल। और बहुत सारी जगह से डेटा चुराया जाता है, जैसे कि आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब लगते हो या फिर एक अच्छी जॉब आप करने लगते हो, तो आपके कुछ दिनों बाद ही जैसे बीमा वालों के, LIC वालों के, इनके ना कॉल आने लगते हैं कि सर ये कर लो, ये कर लो, है ना। आप घर में एक डिश टीवी या DTH कुछ लगवाते हो, तो उसके कुछ दिन बाद में ही, है ना, बहुत सारे और चीज़ों के मतलब वो फ़ोन आने लगते हैं कि ये वाला टीवी लगवा लो या फिर ये वाला रिचार्ज करवा लो, है ना। उनको क्या पता हमें रिचार्ज की ज़रूरत है या नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिनसे हमारा डेटा बेचा जाता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को हमारा डेटा बेच देती है, वो हमारे दिमाग को पढ़ती है और उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यापार करती है ना। ये होता है डेटा ब्रीच। तो जब निजता को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो डेटा की बात उभर के आई कि यार हमारा डेटा भी तो हमारी निजता ही है ना। हम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये तो हमारे प्राइवेसी है। तो क्यों किसी दूसरे लोगों को ये चीज़ पता चल रही है ना। क्यों हमारे फ़ोन को हैक किया जा रहा है। तो क्यों नहीं इस डेटा को रिजर्व करने के लिए, मतलब डेटा की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कुछ कानून बनाया जाए देश में, ताकि लोगों के डेटा को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें भी दो तरह के डेटा होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत डेटा और एक होता है गैर व्यक्तिगत डेटा, है ना। तो इसमें मतलब बिल में बार बार ये बात आई है, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। तो मतलब यहाँ पे मैं वैसे ही समझा देती हूँ क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता। व्यक्तिगत में तो यूँ मान लो कि जैसे कि किसी भी कोई हीरो या हीरोइन है, उनके फ़ोन नंबर मान लो, है ना, कि उनके फ़ोन नंबर क्या हमारे पास में होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि उनका डेटा ब्रीच हो जाए और उनके फ़ोन नंबर सभी के पास बढ़ जाते हैं, तो क्या वो मतलब उनकी प्राइवेसी मेंटेन हो पाएगी? उनको कॉल नहीं जाएंगे क्या? उनके फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे लोग उनको कॉल करेंगे, है ना। ये उनका व्यक्तिगत डेटा है, उनका जो फ़ोन नंबर है जिसे वो खुद पर्सनल रखना चाहते हैं, उनके पर्सनल फ़ोटोज़ होंगी जो वो खुद पर्सनल रखना चाहते हैं, वो उनके व्यक्तिगत डेटा है। ठीक है। और गैर व्यक्तिगत डेटा इज़ लाइक कि हमें पता है शाहरुख खान का घर बॉम्बे में यहाँ है और हम सारे लोग वहाँ देखने जाते हैं उनका घर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे में रहते हैं। तो ये उनका गैर व्यक्तिगत डेटा है कि बॉम्बे इज़ नॉट कि छोटा सा शहर है, हमें पता है बॉम्बे में रहते हैं, तो बस इतना पता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता। ये गैर व्यक्तिगत डेटा हो गया। तो इसी डेटा की सुरक्षा के लिए जब 2017 में निजता का मौलिक अधिकार बना था, तब 2018 में एक पूर्व न्यायाधीश थे BN श्रीकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि सर आप ना इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा हमें ड्राफ्ट बना के दीजिए जिसको हम कानून के रूप में ला सके, है ना। तो इन्होंने 2000, मतलब नाम ये याद रखिएगा, BN श्रीकृष्णन समिति हम इन्हें बोलते हैं, और ये पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश थे। तो इनकी अध्यक्षता में इसका बिल का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। ठीक है। तो आपको पता है कि बिल जब संसद में आता है तो फिर उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, और कोई अगर गंभीर मुद्दा हो तो उनके लिए कई बार कमेटियां भी बना दी जाती हैं कि कोई बिल जैसे कि लोकसभा में आ रहा है तो पहले लोकसभा में पास होगा, मतलब पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी, है ना। और फिर भी अगर मुद्दा नहीं सुलझता है तो वह एक कमेटी बना दी जाती है बिल के लिए, मतलब बिल पे विचार विमर्श करने के लिए कि इसके एक एक पहलू पे विचार विमर्श हो, और उसके बाद में वो बिल लोकसभा में फिर से रखा जाता है। तो इसके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, 2019 में जब बिल लोकसभा में पेश किया गया तो इसके लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई गई। इसे हम बोलते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, GPC बोलते हैं इसे, जो आजकल वर्ड बड़ा चर्चा में है इस बिल की वजह से कि JPC को दे दिया गया था। ये बिल कब दे दिया गया था? 2019 में दे दिया गया था। ठीक है। तो JPC को ये बिल दे दिया गया था क्योंकि हाँ, संसद चाहती थी कि इस बिल के एक एक मुद्दे पर, एक एक वर्ड लाइन पर विचार किया जाए गंभीर रूप से,
और 20 या 21 लोगों की एक समिति, आई थिंक 29 लोगों की या कितने मतलब याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इस समिति को दे दिया गया। अब इसने 2019 में दिया था और 2021 में इस समिति ने बिल लौटाया है, मतलब 2 साल के विचार विमर्श के बाद अब फिलहाल 250 पन्नों की इन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दी है। अब टोटल ये बिल कितने का है? 250 पन्नों का। कई तरह के सुधार और मतलब सुझाव इसमें दिए गए हैं जो BN कृष्णन समिति वाली ड्राफ्ट में नहीं थे। और अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट इसका आया है, यही लगभग हमारा फाइनल बिल होगा। इसमें चेंजेस नाम मात्र के होंगे या फिर नहीं होते हैं, है ना। तो क्या क्या थी, क्या क्या आपत्तियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। या फिर चाहे तो आप इन्हें आपत्ति बोल दो, चाहे आप इन्हें मेन फैक्ट बोल दो। इस बिल के दोनों तरह से क्वेश्चन आता है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर हमसे 100 नंबर का क्वेश्चन 100 शब्दों का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसी तरह से आपकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक का एक इंट्रोडक्शन दे देना। 3 लाइन में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, वैसे ही आप दे देना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे बड़ा विवाद जो है वो है विधेयक की धारा 35, ठीक है। विधेयक की धारा 35 ऐसा क्या है भाई? विधेयक की धारा 35 ये समझाने को तो बहुत बड़ा बड़ा समझाया हुआ था। मैंने कई सारे न्यूज़पेपर पढ़े, उनमें बड़ा बड़ा समझाया हुआ था, लेकिन हमारे पास में मैक्सिमम 10 लाइन होंगी। जो 10 लाइन में एक पॉइंट की हम 3-3 लाइन भी लेके चलेंगे ना तो हो जाएगी। फिर अगर 100 शब्दों का आता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है ना। कंक्लूजन तो फिर भी मैंने इसमें लास्ट में नहीं किया, क्योंकि यार बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो विधेयक की धारा 35 कहती है कि सरकार और उसकी एजेंसियों को इस कानून के दायरे से विधेयक की धारा 35 छूट देती है। अब इसे मैं समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि यह कहती है कि सरकार और सरकार की एजेंसियाँ जो भी सरकार के अंडर में काम कर सकती हैं, वो हमारा डेटा ब्रीच कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा हो गया कि भाई और कोई डेटा ब्रीच नहीं कर सकता, मतलब हमारा पर्सनल डेटा यूज़ नहीं कर सकता, बिना हमारी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन सरकार और सरकार के अंडर में काम करने वाली एजेंसियां बिना हमारी परमिशन के हमारा फ़ोन हैक कर सकती हैं, फ़ोन के सारे डेटा ले सकती हैं। तो इस पे विवाद शुरू हो गया कि भाई अभी आपने सुना होगा, जब पिछले सदन की अपन बात, पिछले सत्र की, संसद के पिछले सत्र की हम बात कर रहे थे, तो पेगासस वाला मुद्दा कितना ज़्यादा चर्चा में रहा था और अभी वो कोर्ट में चल रहा है वो मुद्दा। तो पेगासस वाले मुद्दे में क्या था कि पेगासस एक वायरस होता है जो किसी के भी फ़ोन में बिना फ़ोन को छुए, है ना, कहीं से भी भेजा जा सकता है और वो उसके पूरे फ़ोन को हैक कर लेता है। इतना हैक कर लेता है कि फ़ोन हमारे बगल में पड़ा हुआ है, तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ोन हमारा ऑटोमेटिक वीडियो बना सकता है और उन ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है और उनको जहाँ भेजना हो वहाँ भेज भी सकता है और ऑटोमेटिक डिलीट भी कर सकता है। इतना ज़्यादा फ़ोन हैक हो जाता है किसमें? पेगासस में, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे फ़ोन में कोई वायरस है, ठीक है। और इस पेगासस को खरीदने के इल्ज़ाम किस पे लगे थे? सरकार पे लगे थे। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने इल्ज़ाम लगाए थे कि हमारे फ़ोन में बिना हमारी परमिशन के पेगासस डाला गया है। अब सरकार का तो पक्ष ये होता है यहाँ पे कि हम देश की सुरक्षा के लिए, है ना, किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को हैक कर सकते हैं। जैसे कि कोई आतंकवादी है, हम पढ़ते भी है ना, हमारी जासूसी एजेंसियाँ आतंकवादियों के फ़ोनों को हैक करती हैं, या फिर ड्रग डीलर होते हैं उनके फ़ोनों को हैक करती हैं। बट हमें क्या पता कि वो सिर्फ उनके ही फ़ोन को हैक करेंगी। कोई नेता बड़ी पद पे बैठा हो, उसको किसी से बदला लेना हो, तो वो क्या अपने दुश्मन के फ़ोन को हैक नहीं कर सकता है? या फिर सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टीज़ के फ़ोन को हैक नहीं कर सकता है? इसकी क्या गारंटी है ना। तो भाई इसका क्या इलाज हो? मतलब यार सरकार को बिल्कुल ही परमिशन नहीं हो तो भी गलत होगा। फिर हम कैसे पकड़ेंगे आतंकवादियों को, चोरों को, ड्रग डीलर को, है ना, कैसे करेंगे? और अगर सरकार को फुली परमिशन मिल गई तो फिर सरकार किसी का भी फ़ोन हैक कर लेगी। तो हमारी राइट टू प्राइवेसी कहाँ रही? हमारा मौलिक अधिकार तो हनन हो रहा है ना। तो इसमें सुझाव दिए गए हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि और भी देश है जिनमें ये कानून लागू है, डेटा प्राइवेसी का और राइट टू प्राइवेसी टाइप कानून लागू है। तो उनमें क्या किया जाता है कि अगर सरकार को किसी का भी फ़ोन हैक करना है तो उसके लिए एक सूचना, मतलब एक जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे और सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़े, और अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है कि हाँ आप इस व्यक्ति के फ़ोन को हैक कर सकते हैं तो हैक किया जाए, अदरवाइज नहीं किया जाए। मतलब एक अथॉरिटी होनी चाहिए सरकार पे भी लगाम लगाने वाली, ये इसमें एक सुझाव टाइप में दिया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस विधेयक की धारा 35 ही है। पहला पॉइंट आपको भी यही लिखना है। दूसरा,
समिति ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रकाशक घोषित करने की सिफारिश की जो उन्हें अपने मंच पर प्रकाशित होने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार बनाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, अब इस लाइन का मतलब इस तरह से समझिए, पहले क्या होता था कि फेसबुक पे किसी ने भी कोई भी टिप्पणी कर दी, ठीक है, टिप्पणी कर दी और फेसबुक को बोला जाता है कि इस टिप्पणी को हटाओ या फिर इस आदमी की जानकारी हमें दो कि ये अकाउंट किसका है। तो फेसबुक कहती थी कि हमें नहीं पता सर ये अकाउंट किसका है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे लोग आके अपनी बात कह सकते हैं। हम उनके घर के अंदर जाके झांकते नहीं है, हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। हमने एक मंच उपलब्ध करवाया है इन लोगों को ताकि अपनी बात जनता के सामने रख सके। ये इस मंच पे क्या लिखते हैं क्या करते हैं उसकी गारंटी हमारे पास में नहीं है। अब हमारी सरकार ने यही कहा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, या फिर कुछ भी मान लो आप, है ना, तो वो मध्यस्थ, खुद को वो मध्यस्थ कहते थे। प्लेटफॉर्म मतलब हम एक मीडिएटर है, लिखने वाला कोई और है, पढ़ने वाला कोई और है, हम एक मध्यस्थ के रूप में आपको एक मंच दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि वो मध्यस्थों को ही प्रकाशक घोषित किया जाएगा। मतलब मध्यस्थ वगैरह कोई नहीं होगा भाई। अगर तेरे घर में आके कोई बदमाशी कर रहा है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। मतलब किसी के घर में खड़े होकर कोई गोली चला रहा है और पुलिस जाके मकान मालिक को पकड़ती है, और गोली चला के कोई भाग गया, पुलिस जाके मकान मालिक को पकड़ती है, मकान मालिक कहता है कि सर मुझे नहीं पता क्योंकि गोली चलाने वाला तो कोई और था, मैं तो बस, ये तो बस घर मेरा है, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे भाई? घर तेरा है तो सुरक्षा तुझे रखनी चाहिए थी ना अपने घर की, तूने आने कैसे दिया किसी को भी, है ना, वैसी वाली बात हो गई। तो अब सरकार ने भी फेसबुक को ये बोला है कि फेसबुक और जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि मध्यस्थ ही आप लोग अब प्रकाशक घोषित किए जाओगे। मतलब जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होगे, कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। और उन्हें अपने मंच पर प्रकाशित सामग्री के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा कि कुछ भी ऐसी पोस्ट, टिप्पणी, कमेंट, वीडियो आपके मंच से प्रकाशित होता है तो हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढने जाएंगे, हम सीधा सीधा ब्लेम आपको करेंगे। ठीक है, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है और इसको लेके भी बड़े चर्चा चल रही है कि मतलब सोशल मीडिया कंपनीज पे अत्याचार किया जा रहा है एंड ऑल, है ना, ऐसे तो हमारे देश में ये टिक नहीं पाएंगी, है ना, ये सब इस पे भी बड़ा मतलब विचार विमर्श हो रहा है। तीसरी है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में तभी संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जब मूल कंपनी के देश में प्रौद्योगिकी कार्यालय लगाए जाएंगे। ये कह रहा है कि देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या तो मध्यस्थ घोषित किया जाएगा, मध्यस्थ की जगह क्या मतलब प्रकाशक घोषित किया जाएगा। और अगर सोशल मीडिया कंपनी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है तो एक शर्त हमने दी है कि उनको प्लेटफॉर्म, मतलब वो अपने को जैसे अब है ना वो फेसबुक वगैरह कहती है कि हम प्लेटफॉर्म है, उनको प्लेटफॉर्म जब भी माना जाएगा जब उनके ऑफिस, बड़े बड़े जो ऑफिस है ना मेन, अभी वो क्या करती है, ऑफिस तो आउट ऑफ इंडिया और काम अपने इंडिया में बढ़िया चला रही है। तो कह रहा है कि उनके जो मूल कंपनी के जो प्रौद्योगिकी कार्यालय हैं, मतलब बड़े बड़े हेड ऑफिस हैं और उनके जो भी मतलब हैं सारी चीज़ें वो इंडिया में स्थापित हों। मतलब भाई पैसा भी तो दो, आप इंडिया के लोगों का फ़ायदा ले रहे हो तो पैसा तो इंडिया को दो ना। तो अगर वो इंडिया में लगाए जाएं तो हम हो सकता है कि आपको जो मतलब प्लेटफॉर्म ही घोषित करे, आपको प्रकाशक घोषित नहीं करें। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आपको अपना जो ऑफिस है वो इंडिया में खोलना होगा। ठीक है, ये तीसरा बड़ा पॉइंट है। चौथा बड़ा पॉइंट है डेटा सुरक्षा प्राधिकरण कि ये पहले भी डिमांड की जा रही थी, अभी भी डिमांड करी जा रही है कि इन डेटा की सुरक्षा के लिए जितने भी हम काम कर रहे हैं ना उन सब के लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, है ना। और अथॉरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सारे व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन यही बनाएगी, ध्यान रखेगी कि कौन पालन कर रहा है कौन पालन नहीं कर रहा है, सारे काम यही करेगी। तो इसके लिए डेटा सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें भी मतलब ये सदस्य कौन होंगे, कौन नियुक्त करेगा, इस पे भी थोड़ा विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, एक है दोस्तों डेटा स्थानीयकरण हेतु स्टोरेज व्यवस्था हेतु बुनियादी ढांचा विकसित करने के आदेश दिए हैं। और ये बुनियादी ढांचा कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा। देखो अभी क्या होता है कि आप अपने फ़ोन में कुछ भी स्टोर करते हो, है ना, फ़ोन में स्टोर करते हो, जैसे कि आपने
कहीं भी स्टोर कर रखा है। जैसे टेलीग्राम पे आप लोग जैसे कि मैं अपनी टेलीग्राम पे पीडीएफ बहुत सारी शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वो टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो जैसे कि मैं फ़ोन से टेलीग्राम हटा दूँ तो क्या वो पीडीएफ डिलीट हो जाएंगी? वो डिलीट नहीं होंगी। फिर से मैं जब टेलीग्राम डाउनलोड करूँगी तो वो फिर से पीडीएफ मुझे वहाँ पे मिलेंगी। तो वो कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर है ना। मैंने तो मेरे फ़ोन से हटा दिए थे, फिर वो कहाँ स्टोर है? वो कहाँ स्टोर है? वो जैसे टेलीग्राम के ऑफिसेज होती है, उन्होंने अपने अपने मतलब वो कहते हैं ना, स्टोरेज सिस्टम बना रखे हैं। सबके चिप होते हैं उनके पास में और हमारा डेटा स्टोर होता है। हर एक मतलब ऐप की, हर एक साइट की, इन सब के अपने अपने स्टोर होते हैं बड़े बड़े, और उसमें हमारे डेटा सेव होते हैं। और वो स्टोर होते कहाँ हैं? वो स्टोर ज़्यादातर के आउट ऑफ इंडिया है, ज़्यादातर क्या, सारे ही आउट ऑफ इंडिया है। तो हमारा जो डेटा है ना, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आउट ऑफ इंडिया जा रहा है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें सुविधा दे रहे हो, अच्छी बात है, हम भी तो आपको पैसे दे रहे हैं ना कमा के। मतलब इतने सारे लोग आपके ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारे डेटा को आप बाहर क्यों लेके जा रहे हो भाई? जो स्टोरेज व्यवस्था आपने बाहर बना रखी है वो इंडिया में बनाओ ना, ताकि हमें पैसे भी मिलेंगे, अर्निंग भी होगी, और हमारे देश का डेटा हमारे देश में रहेगा, है ना। तो इसलिए तो कई बार है ना, सरकार नहीं बोलती कि भाई इंडिया की चीज़ें यूज़ करो या फिर इंडिया के ऐप्स यूज़ करो। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, बाहर जाती हैं। अगर इंडिया के ऐप अपन यूज़ कर रहे हैं तो स्टोरेज भी इंडिया में ही होगा। कम से कम ये तो है कि विदेशियों के पास में हमारी सूचना नहीं जाएगी। तो ये भी डेटा स्थानीयकरण के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भी, देश में बुनियादी ढांचा विकसित करने के सुझाव भी इस ड्राफ्ट में दिए गए हैं, ठीक है। एक हार्डवेयर से भी लोगों का डेटा चुरा रहे, हार्डवेयर भी लोगों का डेटा चुरा रहे हैं। हार्डवेयर का निर्माण भी भारत में ही हो। एक नया पॉइंट इसमें ये जोड़ा गया है कि पहले तो हम सोचते थे कि ऐप वगैरह ही डेटा चुराते हैं, लेकिन जो फ़ोन खुद बन के आता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है। जैसे अपन वो देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल में, ईएमआई नंबर, पता नहीं ईएमआई या कौन से तो नंबर होते हैं जिन नंबर के द्वारा फ़ोन ट्रैक हो जाता है। तो मतलब हमारा डेटा स्टोर होता है ना। तो अगर हमारे देश की कंपनी हमारा डेटा उसके द्वारा फ़ोन ट्रैक कर सकती है, तो और देश भी तो कर सकता है ना। तो हार्डवेयर, जैसे कुछ दिन पहले जब हमारा इंडिया चाइना से जब हमने वो इल्ज़ाम लगाए थे ना कि 104 जो चीज़ें हैं डिफेंस की, वो हमने चाइना से लेने पे बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। तो एक चीज़ भी कही गई थी, और कई बार ये न्यूज़ आती है कि हमारे डिफेंस के लोगों को बोला जाता है कि आप इंडिया का ही फ़ोन यूज़ करो, इंडिया मेड इन इंडिया फ़ोन यूज़ करो, है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मतलब डिफेंस और आर्मी के लिए हमारे डेटा उनके डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके डेटा हम किसी भी हालत में ब्रीच नहीं करना चाहते, बिकॉज वो कंट्री की सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ हो जाती है ना। तो उनको मोस्टली बोला जाता है कि मेड इन इंडिया चीज़ें, मेड इन इंडिया फ़ोन यूज़ करो, क्योंकि जो हार्डवेयर फ़ोन में डला हुआ होता है उससे भी कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होता है, क्योंकि वो भी विदेश से बन के आता है और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो अब यह भी ज़रूरत की गई है कि हार्डवेयर जो है ना फ़ोन के, उनका निर्माण भी इंडिया में ही किया जाए, ठीक है। और दूसरा, डेटा उल्लंघन हेतु बिल कंपनियों द्वारा 72 घंटों के अंतर्गत उपभोक्ताओं का शिकायत निवारण की जाए। तो दोस्तों, शिकायत निवारण अथॉरिटी बनाने की बात की गई है कि जितने भी तरह की शिकायतें हम अगर करते हैं डेटा से रिलेटेड, तो उनके निवारण के लिए, जैसे हमने फेसबुक और इनका पढ़ा था ना पहले, कि इनके लिए भी मतलब ज़रूरी कर दिया गया है शिकायत निवारण अथॉरिटी। अब इसके लिए भी कर दिया गया कि ऐसी कोई शिकायत हम लोग करते हैं तो 72 घंटे के अंदर उसका समाधान हो, ऐसी एक अथॉरिटी बनाई जाए। तो ये था दोस्तों आज का डेटा वाला क्वेश्चन। लंबा हो गया, वीडियो भी देखो 22 मिनट का हो गया, क्योंकि था इतना इंपॉर्टेंट, समझाना बहुत ज़रूरी था। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि 2017 में निजता का मौलिक अधिकार आया था, तब हमें ज़रूरत हुई कि डेटा को भी प्राइवेट किया जाए। तो 2018 में BN श्रीकृष्णन समिति इसके लिए बनाई गई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2019 में लोकसभा में बिल रखा गया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक JPC बनाई गई। JPC ने 2 साल बाद में अब 250 पन्नों की अपनी एक रिपोर्ट दी है। इसमें मुख्य बातें या फिर आपत्तियां निम्न है। एक तो विधेयक की धारा 35, जिसमें सरकार और उसकी एजेंसियों को डेटा यूज करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब प्रकाशक घोषित किया जाएगा। तीसरा, कि उन्हें प्लेटफॉर्म ही अगर खुद को घोषित करवाना है तो उनको अपने ऑफिसेज इंडिया में खोलने होंगे। चौथा, डेटा सुरक्षा प्राधिकरण, एक मतलब प्राधिकरण बनाया जाएगा, और डेटा लोकलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होगा। हार्डवेयर का निर्माण भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होगा। और डेटा ब्रीच अगर हमारा होता है तो 72
अंदर, घंटों के अंदर अंदर उसका समाधान किया जाएगा। तो बोलते बोलते याद हो गए होंगे दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कुछ नहीं है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो यही था आज का क्वेश्चन। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग में ये चीज़ें मदद कर रही होंगी। अगर मदद करती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके अच्छे कमेंट, वैल्यूएबल जो भी आप सलाह है, सुधार और सुझाव देना चाहते हैं उनका मतलब हमेशा स्वागत रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।